नमस्कार। आज हम फिर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, जो मेसोपोटामिया सभ्यता की तरह नगरीय सभ्यता एवं व्यापक तथा प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता से जुड़ी हुई जानकारियाँ परत दर परत हम देखेंगे और जानेंगे, समझेंगे कि यह सभ्यता काफ़ी विकसित एवं प्राचीन क्यों है, क्यों इसका महत्व इतना अधिक है। इसकी जानकारी हम लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई लगभग 1500 स्थलों का पता अभी तक लग चुका है। इनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति की आरंभिक, कुछ परिपक्व एवं कुछ उत्तर अवस्थाओं के स्थल हैं। हालांकि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि परिपक्वता वाले स्थलों की संख्या काफ़ी सीमित है। इनमें केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी जा सकती है तथा इनमें 2 सर्वाधिक महत्व के थे, जो कि पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो हैं। इसके अलावे चनहूदरो, लोथल, कालीबंगा भी इसके नगरीय सभ्यता की श्रेणी में आते हैं। सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली है, जो कि काफ़ी दूरदर्शी, व्यापक एवं समृद्ध थी। उत्खनन से प्राप्त इसके भग्नावशेष को देखने से पता चलता है कि इस काल के नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था, जिसमें सुंदरता के साथ साथ उपयोगिता के महत्व को भी ध्यान में रखा गया था। इन विभिन्न नगरों के निर्माण योजना में एक अद्भुत समानता देखी गई है, जो लगभग सभी उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाकालीन नगर में प्रायः 2 मुख्य भाग होते थे। एक तरफ तो मुख्य शहर होता था तथा दूसरी तरफ दुर्ग बनते थे, जिनके भीतर नगर के महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण हुआ था। मोहनजोदड़ो के दुर्ग लगभग 50 फीट ऊंचे एक कृत्रिम टीले की तरह है। इसके चारों ओर रक्षा प्राचीर हुआ करते थे, जो इन नगरों की सुरक्षा का काम करते थे। हड़प्पाकालीन नगर सभ्यता में पके ईंटों का प्रयोग भवनों के निर्माण में किया जाता था, जो अधिकतर आयताकार होती थी। कच्ची ईंटों का भी प्रयोग कहीं कहीं हुआ है। कालीबंगा में संभवतः शुष्क जलवायु होने के कारण कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक हुआ है। किसी किसी उत्खनन स्थल से पत्थरों के भी प्रयोग सामने आए हैं। हड़प्पाकालीन नगरों का प्लानिंग शतरंज के फलक की सदृश था। मुख्य सड़कें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशाओं में बनी थी, जो एक दूसरे को समकोण काटती थी। पूरा नगर विभिन्न ब्लॉकों में बटा हुआ था। मोहनजोदड़ो में भी 7 ब्लॉक प्रकाश में आए हैं, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 1200 × 600 फुट का है। प्रत्येक ब्लॉक में गलियों का जाल बिछा था। सड़कों की चौड़ाई 9 फुट से 45 फुट तथा गलियों की 3 फुट से 4 फुट तक होती थी। इस सभ्यता के नगरों में नालियों की उत्तम प्रबंध थी। प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था किसी भी तत्कालीन सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। मुख्य सड़कों और गलियों में पक्की ईंटों से बनी हुई नालियां उत्खनन से प्रकाश में आई हैं। जल निकासी के इन रास्तों में ईंटों तथा पत्थरों के टुकड़े से ढकने का प्रचलन भी प्रतीत होता है। इनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर छेद बने थे, ताकि आसानी से इनकी सफाई की जा सके। नालियों के मोड़ पर तिकोनी ईंटों का प्रयोग होता था। मकानों की निजी नालियां सोख्ता तक जाती थी तथा गली की नलियों से मिल जाती थी। गली की नालियों का संबंध बड़े नगरों से तथा वे नदियों से मिलती थी। जिन गलियों में नालियों का निर्माण नहीं किया जा सका, वहां के आवासों का गंदा पानी काठ अथवा पक्की ईंटों के नालियों द्वारा गलियों के गड़े शेष भांडों तक गिराया जाता था। इस सभ्यता के उत्खनन से 2 प्रकार के भवनों के प्रमाण मिले हैं, एक छोटे भवन और एक बड़े एवं आलीशान भवन। माना जाता है कि छोटे भवनों में लोगों का आवास था तथा बड़े भवनों में सार्वजनिक आवास रही होगी। इनके भवन के मुख्य द्वार मुख्य सड़कों की ओर न होकर गलियों की ओर खुलते थे तथा इनमें छोटी छोटी खिड़कियों के भी प्रमाण मिले हैं। प्रत्येक घरों में कुआं, स्नानागार तथा शौचालय का प्रबंध था। इसमें खुले हुए आंगन इसकी विशेषता थी। इनके 3 तरफ से कमरे बने होते थे तथा एक किनारे रसोई घर का प्रबंध होता था। हालांकि सामान्य मकानों में खिड़कियों का रिवाज बहुत ही कम था, फिर भी दीवार के ऊपरी हिस्से में हवा और रोशनी के लिए छोटी छोटी खिड़कियां बनी हुई थी।
अधिकतर मकान 2 मंजिले होते थे तथा उनके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबंध था। इन मकानों की छतें समतल और लकड़ी की बनी होती थी। कालीबंगा में प्रायः सभी घरों के एक कमरे में अग्निकुंड का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है, ईंट के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। यह 11.18 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के किनारे में बड़ा सा कुआं भी है। इससे पानी निकालकर इस हौज में डाला जाता होगा। हौज के कोने में जल के निकलने के लिए भी नाली बनाकर उसे बहाया जाता था। इस सभ्यता की सबसे बड़ी एक और विशेषता है कि इसमें अन्न को रखने के लिए अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक ऐसा ही भंडार मिला है जिसमें अन्न रखे जाते थे। प्रमाण इससे प्राप्त होता है क्योंकि इसके फर्श की दीवारों में गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य भी किया करते थे। वे गेहूं, जौ, राई, मटर इत्यादि अनाज की पैदावार किया करते थे। जानवरों में वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर को पालते थे। कुबर वाला सांड उनका प्रिय जानवर था। कुत्ते एवं बिल्ली को भी वो पालते थे। हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। यूँ तो इस सभ्यता के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजारों और उपकरणों का प्रयोग करते थे, लेकिन वे कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भी भली भांति परिचित थे। सामान्यतः कांसा, तांबे में टिन मिलाकर धातु शिल्प द्वारा भी बनाते थे। वहाँ के लोग प्रतिमाओं के साथ साथ बर्तनों एवं तरह तरह के औजार और हथियार भी बनाते थे। वे कुल्हाड़ी, आरी, छुरा और बर्छा का भी निर्माण इन धातुओं से करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा ही महत्व था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से अनाज के बड़े बड़े गोदामों का पाया जाना इन्हीं बात की ओर संकेत करते हैं। मोहनजोदड़ो के एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मोहरों एवं मानवीकृत माप तौलों के अस्तित्व के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता के क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातु, हड्डी आदि का व्यापार करते वे धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः आदान प्रदान के लिए वे विनिमय के साधनों का प्रयोग करते थे। उनका व्यापारिक संबंध राजस्थान के साथ साथ अफगानिस्तान एवं ईरान के साथ भी था। हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ठीक उसी प्रकार की मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई से भी प्राप्त हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के साथ भी थे। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ है। मिस्र और मेसोपोटामिया के ठीक विपरीत हड़प्पाई स्थल पर मंदिर के प्रमाण नहीं पाए गए हैं, न ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक भवन ही प्राप्त हुआ है। हालांकि लोथल से अग्निकुंड के प्रमाण अवश्य मिले हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता के लोग व्यापार की ओर ज़्यादा उन्मुख थे। धार्मिक परंपराओं की ओर उनका ध्यान काफ़ी कम था। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की स्त्री की मृण मूर्तिकाएँ भारी संख्या में प्राप्त हुई हैं। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि धरती की उर्वरा शक्ति को पहचान वहाँ के लोग पृथ्वी देवी की पूजा किया करते होंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भले धर्म के प्रति उतने सजग न थे, फिर भी वृक्ष और पशुओं की पूजा वो किया करते थे। उत्खनन से प्राप्त कई ऐसे मुहरें प्राप्त हुई हैं जिन पर पशुओं के चित्र अंकित हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि वहाँ के लोग पशुओं की पूजा करते थे। इसके साथ ही वहाँ के निवासी वृक्षों की भी पूजा किया करते थे। हड़प्पाई लोग भी अपनी लिपि का विकास कर चुके थे। इसका सबसे पहला प्रमाण 1853 ईस्वी में आया और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई। हालांकि अभी तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि चित्र लिपि के रूप में है। इसमें कुल मिलाकर 250 से 400 तक चित्राक्षर
हैं। हड़प्पा के लोग चाक का प्रयोग करना अच्छी तरह जानते थे। उनके अनेक बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी देखने को मिलती है। हड़प्पा बांधों पर आमतौर से वृत्त या वृक्ष की आकृतियाँ मिलती है। कुछ ठीकरों पर मनुष्य की आकृतियाँ भी दिखाई देती है। सिंध प्रदेश से भारी संख्या में आग में पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्ति प्राप्त हुई हैं। इनका प्रयोग या तो खिलौनों के रूप में होता होगा या ये पूज्य मूर्तियाँ रही होंगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस सभ्यता के बने हुए विभिन्न प्रकार के नगर निर्माण योजना, जल निकासी, भवन, अन्नागार, जलाशय तथा पकी ईंटों का प्रयोग आज के आधुनिक समय के इंजीनियरिंग प्रयोगों के समकक्ष एवं समतुल्य है। नमस्कार, फिर मिलते हैं किसी अन्य विषय वस्तु के साथ